स्वागत है आप सभी मेरे प्यारे व्यूअर्स का यूपीएससी समाधान एंड रिसर्च प्लेटफॉर्म पर। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आज हम अपनी कक्षा को आगे बढ़ाते हुए कुछ नए टॉपिक पर चर्चा करेंगे। हमने कल जो पढ़ा था वो था हमारा अपने पास्ट से, अपने इतिहास से हम क्या जानकारी निकाल पाते हैं, क्या जानकारी हमें अपने पास्ट से प्राप्त होती है। अभी हम उसी को आगे बढ़ाते हुए जो है चर्चा करेंगे आपसे। ये हमारा पहला चैप्टर चल रहा है, यानी कि अध्याय 1 चल रहा है। पहला चैप्टर ये है आपका चैप्टर 1 आवर पास्ट है आपकी पुस्तक का नाम, यानी कि आपका इतिहास। आपका इतिहास इतिहास की परिभाषा कल मैंने आपको बताया था और हमने कल यहाँ तक चर्चा किया था कि हम अपने पास्ट से, अपने इतिहास से जो जानकारी प्राप्त करते हैं, उनमें सबसे पहला विषय जो आता है वो क्या, जिस पर हमने चर्चा किया था। यहाँ पर आपको जानकारी प्राप्त हुई थी जो है घरों के बारे में, मानव की उत्पत्ति के बाद उनके निवास के बारे में। उसके बाद आपको उनके घरों के बारे में, उनका रहन-सहन क्या था और उसके बाद जो आपको अगली जानकारी मिली थी उनके वस्त्रों को लेकर के मिली थी, उनके पहनावे क्या थे। अब उसी के आगे हम चर्चा करते हुए इस क्लास को कंटिन्यू करते हैं। इस क्लास में जो आगे जो हम आपको बताएँगे और हमें क्या जानकारी मिलती है, उनके रहन-सहन से ही संबंधित है ये विषय। तो अब वो क्या थे? पॉइंट नंबर 1, वो हंटर थे। हंटर थे, वो शिकारी थे। ये बात बोला था, कल बताया भी था अपनी कक्षा में। जो मांस का सेवन वो करते थे, मांस का सेवन करने के लिए उनको शिकार करना पड़ता था। अब जब मांस का सेवन करने के लिए उनको शिकार करना पड़ेगा और भोजन का अन्य साधन नहीं, तो वो शिकारी के रूप में ही अपने जीवन को लेकर के आगे बढ़े। तो पहला चीज़ क्या हुआ? वो शिकारी हुए। अगला स्टेप, जब उनके भीतर पशुपालन की भावना जागृत हुई, जब उनको इस बात का महत्व पता चला, अब उनको शिकार करने के साथ-साथ पशुपालन करना चाहिए। पशुपालन की तरफ गया तो वो हर्डरर्स बन गए। हर्डरर्स ये हो गए आपके शिकारी, ठीक है। अगला फिर वो बन गए चरवाह। अब जब उन्होंने पशुपालन प्रारंभ किया, चरवाहों के रूप में वो आगे बढ़े। जब उन्होंने पशुपालन प्रारंभ किया तो अब अपना स्वयं को तो भोजन की आवश्यकता थी ही। अब स्वयं के साथ-साथ जब उन्होंने पशुपालन को आगे बढ़ाया, पशुओं की महत्व को उन्होंने समझा और पशुओं को अपने साथ उन्होंने रखना प्रारंभ किया, उनको भी अपने जीवन में स्थान दिया। तो अब उनके साथ एक और अगला विषय जो जुड़ जाता है वो होता है अपने साथ-साथ अब अपने साथ रखने वाले पशुओं के भी भोजन की व्यवस्था करना। अब अपने साथ रखे हुए पशुओं की भोजन की व्यवस्था वो कहाँ से करेंगे? तो वो चरवाहों के रूप में आगे बढ़े। पहले शिकारी थे, शिकारी से जो उनका अगला स्टेप बढ़ा वो चरवाह के रूप में नज़र आए। उसके बाद जो थर्ड पॉइंट आता है, अब इसके साथ-साथ फिर फार्मर यानी कि किसान। किसान अब जब शिकारी थे, शिकारी के साथ-साथ चरवाह के रूप में, उसके बाद जब उनको उनका जब प्रॉपर सेटलमेंट होता है, यानी कि जब वो रहने के विषय में सीख जाते हैं, तो रहने के विषय में सीखने के बाद उन्होंने अपनी खेती-बाड़ी स्टार्ट की। जब उनकी खेती शुरू होती है तब वो किसान के रूप में नज़र आते हैं। ये जो आप देख रहे हैं स्टेप, ये मानव के विकास, उनकी व्यवस्था के विकास के साथ-साथ उनके मानसिक रूप से डेवलप होने का भी पता चलता है। सबसे पहला रूप आया शिकारी के रूप में, दूसरा आया चरवाह के रूप में और तीसरा आया किसान के रूप में। ये इनका डेवलपमेंट हो रहा है, माइंड डेवलपमेंट, रहन-सहन का डेवलपमेंट। इसके बाद फिर अब जब ये किसान बन गए,
अब किसान के साथ साथ ये सिर्फ किसान ही नहीं रहे, अब जो अगला इनका रूप आया वो आया रूलर के रूप में। रूलर यानी कि शासक, शासक। अब शासक वो कैसे बन गए? जब शिकारी से चरवाहा बने, चरवाहा से किसान बने, अब किसान से शासक वो कैसे बने? अब ये जो व्यवस्था आप देख रहे हैं, ये व्यवस्था इनके पाए जाने वाले संपूर्ण हिस्सों में नहीं था, हर जगह अलग अलग था। वो शिकारी से चरवाहा बने तो इसका मतलब ये नहीं कि आदि मानव इस धरती के ऊपर जहां कहीं भी थे, हर जगह वो चरवाह के रूप में नजर आए। अब भी कुछ क्षेत्र ऐसा था जहां रहने वाले आदि मानव या प्रारंभिक मानव वो शिकारी के रूप में ही था। कुछ हिस्सों में शिकारी के रूप में था, कुछ हिस्सों में चरवाह के रूप में ही रह गया, कुछ हिस्सों में वो कृषक बन गया, किसान बन गया, या कृषक आप कह लीजिए, कृषक, वो कृषक बन गया। उसके बाद अब शासक की बात कहाँ से पैदा होती है? शासक की बात तब पैदा होती है कि जब मानव ने ये देखा कि जो एक वर्ग है उन्हीं के बीच का, वो खेती बाड़ी कर रहा है, अनाज का उत्पादन कर रहा है, और उनके जीवन में थोड़ा सा सरलता आ रही है, उनके जीवन का जो रहन सहन का जो सिस्टम है वो धीरे 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 व्यवस्थित होता जा रहा है। तो जब उनके इस चीज को उन्होंने देखा, लेकिन खुद से स्वयं से वो करने में सक्षम नहीं थे, जब वो स्वयं से करने में सक्षम नहीं थे तो उन्होंने आक्रमण को जन्म दिया। यानी एक ग्रुप, पहले तो एक से दूसरे के ऊपर आक्रमण की भावना पैदा हुई, अब उसमें जब एक से दूसरे के ऊपर, दूसरे से तीसरे के ऊपर जब ये लगातार आक्रमण की भावनाएं जब पैदा होना शुरू हुई, तब उसमें ग्रुप का बनना शुरू हुआ। अब यहां से ग्रुप का बनना शुरू हुआ, आप यहां देख सकते हैं, ग्रुप का बनना शुरू हुआ। ग्रुप मतलब उनका गुट बनने लगा, गुट का निर्माण। देखिए, गुट का निर्माण होना प्रारंभ हो गया। गुट का निर्माण मतलब समर्थक भी चाहिए, आप अकेले तो लड़ नहीं सकते हैं। अब जो जिनका आपस में एक दूसरे के साथ तालमेल था, उठना बैठना था, उनका एक गुट बन गया, एक ग्रुप बन गया, समूह बन गया। अब एक समूह का दूसरे समूह के ऊपर हमला होना, या दूसरे का एक के ऊपर हमला होना, यहीं से पैदा होती है शासन की भावना। इससे पहले भी एक जो पॉइंट आता है, वो जो पॉइंट होता है वो क्या होता है? कबीला, कबीला का जन्म होना। ये जो कबीलाई सिस्टम है, ये यहीं से पैदा होता है। जब गुट बनता है, एक गुट अब दूसरे गुट के ऊपर हमला करने का जो है प्रयास करता है, या प्रयास करके सफल हो जाता है, तो यहाँ से जो है आता है कबीले का जन्म। यहाँ से दूसरी बात जो आई, पहला आपने देखा किसान, किसान के बाद से इनका जो है स्टार्ट होता है गुट या ग्रुप का निर्माण होना, और गुट और या ग्रुप के निर्माण के बाद यहाँ से पैदा होता है कबीला। अगला स्टेप आता है कबीला। कबीला, कबीले का जन्म फिर यहाँ से होता है। अब एक कबीला, जब कबीला बना तो अब कबीला में एक नियम बनाए गए, एक सिस्टम बनाया गया, कौन कबीले का प्रमुख होगा, किसकी बात को माना जाएगा, किसकी बात को ना माना जाए। सारे लोगों की अब बात को लेकर के तो आगे नहीं बढ़ा जा सकता है, इसलिए अब जब सारे लोगों को हम लेकर के एक साथ नहीं बढ़ सकते हैं, तो अब उसमें कोई तो ऐसा होगा जिसकी बात को हम माने। अब उनकी बात को मानने के लिए उसमें क्या होगा? नेता का चयन, किसकी बात को माना जाए, किसकी बात को स्वीकार करें, किसकी बात को अस्वीकार कर दें। तो अब बात को मानने और ना मानने वाले की जब बात आती है, जब ग्रुप बना, समूह बना, संगठन बना, तो वहां से नेता का चयन, नेता का चयन, नेता का चयन।
अब नेता का चयन क्यों अनिवार्य था? नेता का चयन भी अनिवार्य था क्योंकि यहाँ से जो अभी हमने आपको बताया, ग्रुप का निर्माण होना, गुट का निर्माण होना, गुट के निर्माण से कबीले का जन्म होना और कबीले के जन्म से नेता का जन्म होना और नेता के जन्म होने से शासक का जन्म होना। यहाँ तक ये कहानी पूरी पहुँचती है। अब शासक का जन्म होता है तो हमें यह भी जानकारी अपने इतिहास से मिलती है और ये आज का जन्म जो है ये आज का नहीं है। आज के 2000, 3000 या 1000, 5000 वर्ष का नहीं है। ये प्रारंभिक काल से ही नेता के बनने की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई थी। नेता के बनने की प्रक्रिया प्रारंभ होती है, रूलर्स की हमें जानकारी मिली। अब रूलर्स आ गए, एक कबीले का प्रमुख, दूसरे कबीले का प्रमुख, तीसरे कबीले का प्रमुख। इस प्रकार से क्या हुआ कि समुदायों, संगठनों में या ग्रुप में या गुटों में कुछ पहले इनका विभाजन, मानव समुदाय का विभाजन होना प्रारंभ हो गया। तो जब गुट, अब धीरे-धीरे इन्हीं संगठनों का या इन्हीं कबीलों का विकास होता गया। जो कबीले ज़्यादा प्रभावकारी थे, ज़्यादा शक्ति संपन्न थे, उन्होंने अपने से कमज़ोर कबीले को हड़प लिया, उन पर हमला किया, आक्रमण किया, उनको उन पर अपना अधिकार कर लिया और उन अस्तित्व को अपने अस्तित्व में मिला लिया। ये हो गया। अब एक कबीले से में जब दूसरे कबीले का विलय हुआ, तो वह एक और बड़ा कबीला बना, यानी उसमें और अधिक शक्ति। उसमें फिर जब तीसरे कबीले का, चौथे कबीले का, इस प्रकार से जब कई कबीलों का विलय होता चला गया, वह आगे आकर उस पर चर्चा करेंगे, तब वो जनपद और महाजनपद के रूप में आते हैं, जिसकी हम चर्चा आपसे आने वाले विषयों में करेंगे, जहाँ पर आप आगे अध्ययन करेंगे। षोडश जनपद का उल्लेख किया है, जिसमें 16 महाजनपद। यहाँ तक पहुँचने से पहले थोड़ा-सा कुछ और अन्य विषयों पर भी हम चर्चा करेंगे, जो उसी के समय से संबंधित है। तो नेता का चयन हुआ। अब नेता के चयन के बाद जो अगला हमारा टॉपिक है, नेता के चयन के बाद जो हुआ, वो क्या हुआ? शासन प्रणाली का जन्म हुआ। नेता का चयन, अब नेता के चयन के बाद शासन प्रणाली, शासन प्रणाली या कहें आप शासक का जन्म होना, शासक का जन्म। ठीक है। अब शासन प्रणाली, शासक आया तो शासन प्रणाली आई। अब जब हमारा एक समुदाय बन गया, एक संगठन बन गया, तो सिर्फ जो है हम कृषि उत्पादन से ही तो अपने कबीले को आगे नहीं बढ़ा सकते हैं। अब उसके लिए क्या हुआ? संगठन को और अधिक मजबूत करने के लिए, क्योंकि जब एक संगठन ने दूसरे संगठन के ऊपर हमला किया, तो यह काफ़ी हद तक समझ जाता है कि जब भी कभी उस संगठन को पुनः स्वतंत्र होने का अवसर मिलेगा, तो वह विद्रोह ज़रूर करेंगे। उनको विद्रोह करना है, क्योंकि उनको पुनः अपने अस्तित्व को प्राप्त करना है। दूसरी बात, शत्रु का शत्रु मित्र, ये जो भावना मानव में आई, किसी दूसरे शत्रु जिससे आपकी पहले से शत्रुता रही है, उनको अपने साथ मिला करके और अपने आप को स्वतंत्र कराने के जो प्रयास, और बहुत सारे प्रयास सफल भी हुए। अनेकों कबीले, अनेकों महाजनपद अपने अस्तित्व को वापस प्राप्त किए और स्वतंत्र रूप में बाद में आगे चल करके शासन भी किया। अब तो ये हो गया हमारा। अब इसके बाद संगठन को मजबूत करने के विषय पर हम चर्चा कर रहे थे, तो संगठन को मजबूत करने की बात आती है, सिर्फ शासन प्रणाली से या कृषि उत्पादन से नहीं संभव है। अब जानकारी जो हमें मिलती है वो क्या मिलती है? मर्चेंट्स की। मर्चेंट्स यानी कि व्यापारी, व्यापारी। ये कहाँ से भावना पैदा हुई? कहाँ से हम इस स्तर तक पहुँचे? इस स्तर तक पहुँचने के लिए
अभी जैसा कि मैंने अभी थोड़ी ही देर पहले चर्चा किया है कि ये जो विकास हो रहा था मानव का, पहले शिकारी के रूप में, फिर चरवाह के रूप में और फिर किसान के रूप में, तो अब ये एक ही समय में जहाँ कहीं भी मानव अस्तित्व था, यह संभव नहीं था। तो जिन क्षेत्रों में इसका उत्पादन नहीं होता था और क्षेत्रों में अधिक अपने भरण-पोषण से अधिक होता था, अब उनका क्या किया जाए? ऐसी परिस्थिति में आदान-प्रदान या विनिमय का जन्म होता है। हाँ, विनिमय का जन्म होता है। तो अब अनाज का उत्पादन अधिक हुआ, जिन क्षेत्रों में अनाज नहीं थे, उन क्षेत्रों में अनाज को पहुँचाने की प्रक्रिया प्रारंभ होती है। यहाँ से होता है व्यापार का जन्म। अब आपके पास कुछ है, अगले के पास कुछ नहीं है, कुछ और है, तो एक-दूसरे से लेन-देन की जो प्रक्रिया है, जिसको हम विनिमय कहते हैं, विनिमय प्रक्रिया का प्रारंभ हुआ। विनिमय से बाद में व्यापार अपने दूसरे रूप में आता है। उसके बाद फिर क्या होता है? सामाजिक सिस्टम को और अधिक मजबूत करने के लिए, समाज में और अधिक एकता को लाने के लिए, एक-दूसरे के प्रति प्रेम भाव को पैदा करने के लिए कुछ अन्य चीज़ों को और जन्म दिया गया। जिसमें क्या बात आती है? जिसमें जो अगली बात आती है, लोगों को भावनात्मक रूप से जोड़ा जाए। भावनात्मक रूप से अगर हम लोगों को जोड़ेंगे, तो संभव है, काफ़ी हद तक यह बात संभव है कि जो एकता की भावना है, वो एक लंबे समय तक हमारे साथ बनी रहेगी। जिसमें क्या किया गया? पूजा पद्धति को जोड़ा गया। अब पूजा पद्धति को जब जोड़ा गया, यानी कि संस्कार को जोड़े गए। पूजा पद्धति में सिर्फ़ घंटी हिलाना नहीं होता है। बहुत सारे लोग समझते हैं किसी देवी या देवता के सामने हम खड़े हो गए और अगरबत्तियाँ जला दी, धूपबत्ती जला दी, प्रसाद दी, नहीं। ये सब पूजा पद्धति के अंतर्गत सिर्फ़ इतना ही नहीं आता है। पूजा पद्धति का जो दायरा है वो बहुत विशाल है। हम चर्चा करेंगे इस विषय पर। पूजा पद्धति के अंतर्गत जो है हमारे संस्कार भी आते हैं। हमारे त्योहार भी उन्हीं से निकले हुए हैं। तो अब पूजा करते हैं, आप उदाहरण में अगर आप तो आप होली का त्योहार मनाते हैं। ये आपके एक पूजन पद्धति से जुड़ा हुआ है। दीपावली आप मनाते हैं, आपके पूजन पद्धति से जुड़ा हुआ है। सबके घरों में लक्ष्मी जी का पूजन होता है, गणेश जी का होता है। तो अब पूजन पद्धति का जो दायरा है, वो घंटी हिला देने से, अगरबत्ती जला देने से या जल चढ़ा देने से, इन सब चीज़ों तक ही सीमित नहीं है। ये बहुत ही विस्तृत क्षेत्र है। अभी हम फिलहाल चर्चा करते हैं जो है पद्धति का जब जन्म होता है, मानव को जो है भावनात्मक रूप से जोड़ने का जो प्रयास किया जाता है। अब संगठन का जब जन्म हुआ, तो वो संगठन बिखर ना जाए, क्योंकि जुड़ना भी आसान है और बिखरना भी आसान है। तो अब उन बिखराव को रोकने के लिए, मानव को मानव के साथ जोड़े रखने के लिए, उनके भीतर एकता की भावना को पैदा करने के लिए पूजा पद्धति को भी जन्म दिया गया। पूजा पद्धति को जब जन्म दिया गया, तो वहाँ से जो हमें अगली जानकारी प्राप्त होती है, वो प्राप्त होती है प्रीस्ट की। वहाँ से हमें प्रीस्ट की जानकारी प्राप्त होती है, प्रीस्ट की यानी कि पुजारी की। अब जब पूजा पद्धति बनी, तो उसका भी कोई प्रधान बनाया जाएगा। तो अब पूजा पद्धति का जो प्रधान हुआ, यानी कि जो संस्कारों का प्रधान हुआ, उसको हमने पुजारी के रूप में देखा। अब वो पुजारी के, इसकी भी जानकारी हमें उस समय से मिलती है। अगला उसके बाद जो आता है, अब उस समय जो था मनोरंजन, अब शिकार से आप जो है चारागाह तक पहुँचे, यानी चरवाहा बन गए आप। आपने कृषि कार्य भी प्रारंभ कर दिया। कृषि कार्य प्रारंभ करने के बाद में अब आप शासक के रूप में भी बन गए। व्यापार यानी विनिमय का भी कार्य आपने प्रारंभ कर दिया। तो अब इनके साथ-साथ जो कार्य पैदा हुए, मनोरंजन। मानव सिर्फ़ इन्हीं चीज़ों के बीच में रह कर के नहीं जीवित रह सकता है। मनोरंजन का भी मनुष्य के जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होता है। अब मनोरंजन के बहुत
कार होते हैं, कोई किसी तरीके से मनोरंजन करता है, कोई किसी तरीके से करता है, सब अपना-अपना जो है रुचि होता है। अब उस समय जो पैदा हुआ, अब क्राफ्ट पर्सन पैदा हुए, जो मनोरंजन की बात आती है। मनोरंजन की को समाज में जो लोग थे, मनोरंजन को अपने जीवन में शामिल किए, तो वहाँ से जो अगली बात आई, वहाँ से मनोरंजन के रूप में क्राफ्ट पर्सन हमारे सामने आए। क्राफ्ट पर्सन, क्राफ्ट पर्सन क्या? शिल्पकार लोग जो थे, शिल्पकार, शिल्पकार। मनोरंजन के रूप में क्या किया उन लोगों ने? मनोरंजन के रूप में मिट्टी के बर्तन बनाना, खिलौने बनाना, आप आगे देखेंगे, मैं चर्चा करूँगा। इसमें जो है उनकी गाड़ियाँ हमें मिट्टी की बनी हैं, बैल के जो है मृदभान को हम कहते हैं, बर्तन के साथ जो है उनके खिलौने मिट्टी के प्राप्त होना जो है, तो ये सारी चीज़ें हैं जो हमें इस बात को जो है हमारे लिए प्रमाण देती हैं, किस प्रकार से उन्होंने मनोरंजन को भी अपने जीवन में एक महत्वपूर्ण स्थान दिया। तो जब मनोरंजन का विकास होता है, तो मनोरंजन के साथ जो है शिल्पकारी की जन्म होता है। शिल्पकारी का जन्म होता है, यानी कि हम शिल्पकार के रूप जो है मनुष्य को देखते हैं। अगला, अब इसके बाद जब वो हुआ, अब शिल्पकार के ही साथ-साथ जो अगला पॉइंट हमारा जुड़ता है, वो जुड़ता है आर्टिस्ट का। आर्टिस्ट यानी कि कलाकार। अब जब शिल्पकारी का जन्म हुआ, तो पहले सामान्य सिंपल सा प्लेन सा मिट्टी को लेकर के चीज़ों को देना या पत्थरों से आकृतियाँ बना देना। तो जैसे-जैसे आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से मानव का विकास लगातार धीरे-धीरे एक-एक स्टेप करके होता आ रहा है। तो पहले सामान्य से खिलौने का निर्माण करना, उसके बाद कुछ और उनका विकास होता है, कुछ और समझ में आता है, मानसिक विकास होता है। उन्होंने इसी में क्या किया, डिज़ाइन को बनाना शुरू कर दिया, रेखा चित्रों को इधर-उधर तिरछी लाइनें खींच करके, या और जो भी जो है अपना रूप देना चाहा उन्होंने, करते-करते वो एक आर्टिस्ट के रूप में आ गए। अब वर्ग जो है शिल्पकार का तैयार हो गया। अब शिल्पकार में ही जो लोग थोड़ा-सा अलग हट करके निर्माण करने लगे खिलौनों का। मनोरंजन में सिर्फ खिलौने नहीं थे, अभी हम सिर्फ खिलौनों की चर्चा इसलिए कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर जो विषय आता है वो शिल्पकार का आता है। तो शिल्प के चर्चा करने की वजह से हमें की बात करनी पड़ रही है। तो खिलौनों को बनाने के साथ-साथ अब उनमें जो तो और अधिक कलाकारी, चित्रकारी की गई, तो वो जब डेवलप हुआ, तो उसमें एक अन्य वर्ग पैदा हो गया, कलाकार का। कलाकार के साथ-साथ अब इतना हुआ, कलाकार के साथ-साथ फिर क्या अगला जन्म होता है? म्यूज़िशियन का। म्यूज़िशियन, म्यूज़िक जो है पैदा हुआ, ठीक है? अब म्यूज़िक का भी जन्म होता है। म्यूज़िक के जन्म के साथ-साथ जो है और ज़्यादा उन्नतिशील वो होते हैं, तब उन्हीं के भीतर अब अगला जो होता है, वो रूप हमें देखने को मिलता है साइंटिस्ट का, यानी कि वैज्ञानिक का जन्म। वैज्ञानिक, अब वैज्ञानिक भी, तो ये जो चीज़ें आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से मानव जो है धीरे-धीरे जो है विकसित अवस्था की ओर बढ़ता जा रहा है। अब इतना आपने देखा, ये तो हमें हुआ कि वो क्या-क्या जानकारियाँ हमें उनके से मिलती हैं। तो ये तो हमारे हो गया मानव के विकास का सिस्टम, किस प्रकार से मानव का जन्म एक-एक चरण होता चला आ रहा है। इसके बाद जो अगला विषय आता है, अब अगला विषय आता है कि हमने ये तो जान लिया कि मानव ने अपना विकास किस तरीके से किया, लेकिन अब जो दूसरा प्रश्न हमारे पास उठता है कि ये पाए गए, यानी कि मानव के विषय में जो जानकारियाँ हमें प्राप्त हुई, ये मानव का विकास जो है कौन से स्थान पर हुआ? यह भी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है।
तो सबसे पहले अगर हम भारत के स्तर पर देखें तो जो मानव का विकास हुआ वह नर्मदा नदी के पास हुआ। ये अगला प्रश्न है आपके लिए, नर्मदा रिवर के आसपास वाले क्षेत्रों में, नर्मदा नदी के आसपास वाले क्षेत्रों में। अब ये आप जान लिए, अगला प्रश्न आपके सामने हो गया, नर्मदा नदी के क्षेत्र के जो आसपास का क्षेत्र था वहां पर ये मानव विकास हमें देखने को मिलता है। यानी कि अब आपको उनके स्थान के बारे में भी आपको जानकारी मिल गई। अब इसके बाद जो हमारा अगला प्रश्न आता है, अगला प्रश्न क्या है, इन्होंने ये बने कृषि कार्य को प्रारंभ किया, लेकिन अब कृषि के रूप में इन्होंने पहली किन फसलों का उत्पादन किया, तो हम अब उस पर आते हैं। किन फसलों का उत्पादन इन्होंने सर्वप्रथम किया, यानी कि क्रॉप्स। ये विषय है, क्रॉप्स में जानना जरूरी है कि किन किन क्रॉप्स को उन्होंने सबसे पहले जो है उगाया। तो जो हमारी क्रॉप्स थी, क्रॉप्स के प्रोडक्शन हम देखते हैं कि क्या प्रोडक्शन इन्होंने सर्वप्रथम किया। तो इन्होंने उसमें क्या, गेहूं का प्रोडक्शन सबसे पहले हुआ। दूसरा जो हुआ वो हुआ जौ का, जिसको आप कहीं कहीं देखेंगे कि प्राचीन इतिहास में यौ भी लिखा हुआ मिलता है। जौ को यौ के नाम से भी जाना जाता है। तो इस प्रकार से ये दो फसलों का उत्पादन आदिमानव ने प्रारंभ किया, या हमारे पूर्वजों ने हम कहें तो उन्होंने प्रारंभ किया। अब दूसरा प्रश्न जो है अगला, पहला पॉइंट तो आपका ये होता है। अब जो अगला पॉइंट आता है वो अगला पॉइंट क्या होता है, कब प्रोडक्शन भी शुरू कर दिया, कृषक बन गए, वो शिकारी थे, शिकारी से चरवाह बने, चरवाह से जो है अब वो कृषक बन गए, खेती बाड़ी करने लगे। तो खेती बाड़ी में कौन से अनाज का सबसे पहले उत्पादन किया, तो वो गेहूं और जौ का किया। उसके बाद जो है अब ये कार्य उन्होंने कब किया, एक यह भी प्रश्न हमारे सामने उठता है कि कब किया उन्होंने। तो इसका जो समय है वो आप नोट कीजिए, 8000 साल पहले, ईयर्स एगो, 8000 साल पहले। यानी जो आदिमानव थे उन्होंने 8000 साल पहले गेहूं और जौ को नर्मदा नदी के किनारे या नर्मदा नदी के आसपास वाले क्षेत्रों में प्रारंभ किया। तो पहली फसल आपकी हो गई गेहूं और जौ, समय हो गया आपका 8000 साल पहले, स्थान हो गया आपका नर्मदा नदी के आसपास वाला क्षेत्र, नर्मदा नदी के आसपास वाला क्षेत्र, आसपास वाला क्षेत्र, आसपास का क्षेत्र। तो इससे आपके जो है कम से कम 7-8 तरह के प्रश्न आपके सामने आते हैं। ठीक है, अब इसके बाद जो होता है, जो सेकंड फसल इन्होंने उगाई, दूसरी फसल जो इनके सामने आई, दूसरी फसल क्या थी, दूसरी फसल जो इन्होंने उगाई वो थी चावल, यानी कि राइस की। चावल का उत्पादन इन्होंने दूसरे नंबर पर किया। तो पहले नंबर पर इनका जो हुआ वो गेहूं और जौ का उत्पादन हुआ, दूसरे नंबर पर जो इन्होंने किया वो चावल का उत्पादन किया। तो ये हो गई फसलें। अब आपके सामने जो प्रश्न बनता है वो प्रश्न ये है, जो प्रारंभिक मानव था उसने फसल के रूप में सर्वप्रथम किन किन फसलों का उत्पादन प्रारंभ किया। तो जो है ये आपके सामने तीन जो है अनाज आते हैं। पहला अनाज आपका होता है गेहूं, दूसरा होता है जौ और तीसरा होता है चावल। इन तीन तरह की फसलों का उत्पादन प्रारंभिक मानव ने प्रारंभ किया। इसके बाद क्षेत्र की भी हमने चर्चा कर ली। क्षेत्र हमारा था नर्मदा नदी के आसपास वाला। समय कब का, आज के 8000 साल पहले,
आपके सामने प्रश्न क्लियर हो गए। अब जो है, अब इन्होंने पशु उत्पाद जो है पालन शुरू किया। पशुपालन इन्होंने जब प्रारंभ किया, तो अगला प्रश्न ये उठता है, सर्वप्रथम किन-किन पशुओं का पालन इन्होंने या किन-किन पशुओं को अपने जीवन के साथ जोड़ा, अपने जीवन में शामिल किया। तो इसके लिए जो आता है, वो आता है, देखिए, भेड़, बकरी, तो जिसमें आप देखेंगे शीप, गोट, ये उनके जो है प्रथम और प्रमुख जो है जीवों में थे। कौन कौन से आप देखेंगे? पशु। तो पशु के रूप में इन्होंने सबसे पहले जो पालन शुरू किया वो किसका किया? भेड़ों का, यानी कि शिप्स का। दूसरा जो किया वो बकरी, यानी कि गोट्स एंड कैटल्स। वो इन्होंने अपने जीवन के साथ शामिल किया। अब आगे जब हम देखेंगे, तो ये जो एक तो आपने जाना कि नर्मदा नदी के आसपास वाला क्षेत्र था, और जैसा कि मैंने आपको प्रारंभ में भी बताया कि जो ये मानव विकास जो हो रहा था, वो सिर्फ एक ही विशेष क्षेत्र में नहीं हो रहा था। इनका जो विस्तृत क्षेत्र था वो नर्मदा नदी के अलावा कुछ और भी था। अब वो क्षेत्र कौन से थे? उन क्षेत्रों को जानने के लिए आपको देखना पड़ेगा एक और क्षेत्र। वो जो आता है वो आता है आपका मध्य भारत, यानी कि जो सेंटर आपका है, या मध्य भारत की बात करें तो जो मध्य भारत की बात आती है, मध्य भारत। अब ये मध्य भारत वाला जो क्षेत्र है ये कौन सा है? ये विंध्य पर्वत, विंध्य माउंटेन, यानी कि विंध्य पर्वत के आसपास वाला क्षेत्र। तो आपने पहला देखा नर्मदा नदी के आसपास वाला क्षेत्र, दूसरा पॉइंट आपका आता है विंध्य पर्वत के आसपास वाला क्षेत्र, और जो तीसरा क्षेत्र आता है ये आपका हो गया सेकंड। फर्स्ट आपको मैंने अभी बता ही दिया, नर्मदा नदी के आसपास वाला क्षेत्र। दूसरा हो गया मध्य भारत, यानी कि विंध्य पर्वत जो है उसके आसपास वाला क्षेत्र। और जो तीसरा इनका स्थान था, तीसरा स्थान था नॉर्थ ईस्ट में, नॉर्थ ईस्ट यानी पूर्वोत्तर भारत। अब पूर्वोत्तर भारत में जो इनका क्षेत्र था, जो एरिया था, वो क्या था? गारो हिल्स, यानी जो गारो की पहाड़ियां हैं, ये पहाड़ी का नाम है गारो पहाड़ियां या गारो पहाड़ी के आसपास वाला क्षेत्र। तो इस प्रकार से इनका जो क्षेत्र था वो भी हम अभी इस पर चर्चा कर लिए। अब इसमें जो है आपके सामने जो और अगले प्रश्न बनते हैं, वो अगले प्रश्न ये बनते हैं कि जो मानव विकास प्रारंभ हुआ वह भारत में कौन कौन से क्षेत्र थे? तो भारत में वो 3 क्षेत्र थे। पहला क्षेत्र नर्मदा नदी के आसपास वाला क्षेत्र, दूसरा क्षेत्र जो है वह मध्य भारत के विंध्य पर्वत के आसपास वाला क्षेत्र, और जो तीसरा पॉइंट आता है ये नॉर्थ ईस्ट आता है, यानी पूर्वोत्तर भारत में जो गारो पहाड़ियां के आसपास वाला क्षेत्र। तो इस प्रकार से भारत में ये 3 स्थानों पर इनके विकास को हम देखते हैं। और उम्मीद है आप सभी लोगों को समझ में आया होगा। इसके बाद जो इसका अगला पार्ट है वो हम अगली क्लास में जो है कंटिन्यू करेंगे। अभी ये चैप्टर हमारा समाप्त नहीं हुआ है, अभी ये खत्म नहीं हुआ है, अभी इसमें बहुत सारी जानकारियां हमारी
पड़े हुए हैं, जो अभी ज़रूरी है हमें आपकी चर्चा करने की। तो ये कहना चाहूँगा कि स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपनी पढ़ाई में व्यस्त रहें और जहाँ कहीं भी आपको इस विषय में आज के टॉपिक में अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न रही है या कोई प्रश्न है आपके मन में, आप हमें कमेंट बॉक्स के ज़रिए हमसे संपर्क कर सकते हैं, अपने प्रश्न का आप जवाब पा सकते हैं। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपनी पढ़ाई में व्यस्त रहें।